वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2024 में कन्नड़ा लैंग्वेज में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है 4N6। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही रमा नाम की एक औरत अपने दोनों बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारती रहती है, नैशा और विनोद। नैशा बड़ी होती है, इसका छोटा भाई विनोद। एक दिन रमा अपने सारे घर में अपने पर्स को ढूंढती रहती है। नैशा से पूछने लगती है कि नैशा, क्या तुमने मेरा पर्स लिया? नैशा कहने लगती है, अरे माँ, मैं क्यों तुम्हारा पर्स लूंगी? एक बार तुम अच्छे से आंख बंद करके सोचो कि तुमने पर्स कहाँ पर रखा, सुबह से क्या क्या किया। तो रमा उसी तरह से अपने आंख बंद करके सोचने लगती है कि सुबह से इसने क्या किया। थोड़ी देर पहले जब रमा बर्तन साफ कर रही थी तो तरकारी वाला आने की वजह से बैग लेकर अपने पर्स के साथ उस तरकारी वाले के पास जाती है। रमा उस तरकारी वाले से थोड़ी बहुत तरकारी लेकर वापस अपने घर पर आने लगती है। उसी वक्त बारिश होने वाली होती है, जिसकी वजह से रमा फटाफट से अपने टेरेस के ऊपर जाती है कुछ कपड़े वगैरह निकालने के लिए, और जल्दबाजी ने अपना पर्स वहीं पर छोड़ दिया। सो उसके बाद रमा अपने पर्स में के पैसे निकालकर आयरन के जरिए से सुखाने लगती है। शायद रमा का हस्बैंड नहीं होता, जिसकी वजह से रमा बहुत ही मुश्किल से अपने बच्चों की परवरिश करती रहती है। नैशा का यही सपना होता है कि ये पुलिस बने। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी घर में एक डॉक्टर की मौत हो गई। अब इसी क्राइम स्पॉट पर नैशा भी आती है, मतलब यह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती रहती है। शिखा नाम की एक लेडी इंस्पेक्टर इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। दिखने में ऐसा लगता है कि इस डॉक्टर ने खुदकुशी कर लिया, मतलब इसके हाथ में चाकू होती है, नीचे मरा पड़ा होता है। मरे हुए बंदे का नाम होता है डॉक्टर संदीप। वहाँ के काम करने वाले बंदे से पूछताछ करने लगती है शिखा। वो बंदा कहने लगता है कि 2 साल से मैं डॉक्टर संदीप के घर में काम कर रहा हूँ मैडम। एक्चुअली कल मैं घर पर नहीं था, मेरे घर से फोन आया था कि मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, इसलिए मैं अपने घर चला गया। जब सुबह वापस आकर देखा तो सर इस हालत में पाए गए। और वहीं पर निशा का एक बेस्ट फ्रेंड होता है अरुण, शिखा से मजाक करने लगता है कि मैडम, लगता है ये जिस तरह से खाना बनाता है उस खाने को बर्दाश्त ना करते हुए इस डॉक्टर ने आत्महत्या कर लिया। शिखा डांटने लगती है, अरे अरुण तुम चुप बैठो, कहीं पर भी शुरू हो जाते हो, पहले मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, बाद में पता चलेगा कि आत्महत्या है या तो फिर कुछ और। फॉरेंसिक वाले बंदे क्राइम स्पॉट के सैंपल्स हासिल करते रहते हैं, लेकिन ये दोनों बेवड़े शिखा और अरुण सेल्फी लेने में बिजी होते हैं। नैशा अकेले ही वहाँ पर अच्छे से काम करती रहती है। इसी दरमियान में नैशा अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन करने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या होगा। कल रात जब डॉक्टर संदीप खाना खा रहा होगा तो शायद बाहर कुछ आवाज आई होगी उसको, मतलब इसकी गाड़ी का अलार्म बज रहा होगा। डॉक्टर संदीप इधर उधर जाकर चेक करने लगता है, लेकिन इसको कोई भी नजर नहीं आता। जब वो वापस अपने घर पर आता है खाना खाने के लिए, उससे पहले वो हत्यारा संदीप के घर में आ चुका होता है। चाकू से इसके गले में वार करके मार देता है। मतलब नैशा ऐसा इमेजिनेशन करने लगती है। तभी शिखा अपने कांस्टेबल से कहने लगती है कि लगता है ये आत्महत्या है, फटाफट से बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। नैशा पूछने लगती है कि मैडम ये आत्महत्या है, आप कैसे बता सकते हो? शिखा कहने लगती है कि मैंने ऐसे केसेस काफी सारे देखे हैं। अगर हाथापाई हुई होगी तो बॉडी पर कुछ जख्म वगैरह होंगे, लेकिन बॉडी पर एक भी खरोच नहीं है, और उसी तरह घर में चोरी भी नहीं हुई। वर्कर ने कहा ना कि संदीप घर में अकेला रहता है, शायद अपने अकेलेपन को बर्दाश्त ना करते हुए इसने डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लिया होगा। नैशा कहने लगती है, नहीं मैडम, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। मतलब आप ही सोचिए, कोई बंदा खाना खाते समय चाकू लेकर आत्महत्या कैसे कर सकता है? ये तो एक डॉक्टर है, खाने में नींद की गोलियां डालकर भी खा सकता था। जब ये डॉक्टर खाना खा रहा था तो शायद बाहर कुछ आवाजें सुनकर अपने घर के बाहर गया होगा। इसी मौके का फायदा उठाकर हत्यारा घर में आकर संदीप को मार दिया होगा। इस घर में डॉक्टर के अलावा किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है, जिसका मतलब हत्यारे ने बहुत ही प्लान बनाकर इस अंजाम को पूरा किया। शिखा कहने लगती है, ठीक है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, देखते हैं। नैशा परमिशन पूछने लगती है कि मैडम, क्या मैं पर्सनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर लूं? शिखा कहने लगती है, हाँ ठीक है, तुम भी कर लो। शिखा बाहर आने के बाद इसका कांस्टेबल शिखा से कहने लगता है, अरे मैडम, आप तो एक बहुत ही बड़ी सीनियर इंस्पेक्टर हो, आप ही इस केस को अच्छी से सॉल्व कर सकते हो। शिखा कहने लगती है कि देखो रविंद्रन, वो नैशा एक बहुत ही यंग गर्ल है, डिपार्टमेंट में नई है, जो आपका जोश होगा उसे अपना काम करने दो, कुछ दिनों के बाद ही उसकी हवा निकल जाएगी। अगर केस में कुछ लीड मिलेगी तो मुझे ही तो फायदा होगा। उसी वक्त काफी सारे मीडिया वाले शिखा के पास आकर इसको घेर कर काफी सारे सवालात पूछने लगते हैं कि मर्डर कैसे हुआ, क्या वो मर्डर है या तो फिर आत्महत्या। शिखा बस यही कहने लगती है कि इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुई, सो नो कमेंट्स प्लीज। उसके बाद नैशा और अरुण
डॉक्टर संदीप जिस हॉस्पिटल में काम करता है वहाँ के सारे स्टाफ से पूछताछ करते रहते हैं और उन सारे लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते रहता है। एक्चुअली एक फोटोग्राफर होता है। सारे लोग नैशा से ही कहने लगते हैं कि डॉक्टर संदीप की किसी से भी दुश्मनी नहीं है, वो सारे लोगों से अच्छे से बात करते हैं। इस तरह से सबके पास से पॉजिटिव स्टेटमेंट ही आता है। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड कहने लगता है कि मैडम मैंने उस दिन ये देखा कि डॉक्टर संदीप लैब टेक्नीशियन रामू से बात कर रहे थे। तो नैशा उस रामू को लेकर अपने पुलिस स्टेशन पर जाने लगती है इंक्वायरी करने के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर संदीप का पोस्टमार्टम चल रहा होता है उसी जगह पर नैशा भी होती है, मतलब फाइनल रिपोर्ट आने से पहले प्री रिपोर्ट लेने के लिए। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नैशा से मर्डर वेपन पूछने लगती है। नैशा उस चाकू को दिखाने पर वो डॉक्टर कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि मर्डर इस वेपन से हुआ, नोकीली चीज हो सकती है लेकिन कुछ और। सो ये सुनने के बाद नैशा का शक सच होता है, मतलब ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है, प्री प्लान मर्डर। नैशा बाहर आकर यही बात शिखा को फोन करके बताने लगती है। उस वक्त शिखा दारू पीते हुए कहने लगती है अरे यार अब ये क्या नया सर दर्द है, ठीक है तुम अपना काम करती रहो। खर्च के बाद नैशा वापस अपने घर पर आकर इसी केस पर काम करती रहती है। यहाँ पर नैशा के भाई विनोद को दिखाया नहीं जाता, उसके साथ क्या हुआ ये हमको आगे जाके पता चलेगा। दूसरे दिन नैशा और अरुण उस रामू के घर पर जाने लगते हैं जो लास्ट टाइम डॉक्टर संदीप से बात किया था, मतलब दोबारा कुछ पूछताछ करने के लिए। घर पर जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा देखकर ये दोनों शॉक में रह जाते हैं। बात यह है कि ये रामू कब का मर चुका होता है। पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच जाते हैं। उस घर के अच्छे से इंस्पेक्शन करने पर नैशा को एक दवाई की बोतल, उसी तरह से कुछ पेपर्स भी नजर आते हैं, शायद आत्महत्या के पेपर्स। नैशा दोबारा अपनी आंखें बंद करके सोचने लगती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या होगा। शायद पहले ये रामू सुसाइड नोट लिखा होगा, उसके बाद एक रस्सी लेकर फैन के जरिए से आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन इससे नहीं हो पाया, फैन ही टूट गया, जिसकी वजह से अपने घर में कुछ दवाइयाँ ढूंढकर फाइनली एक दवाई मिलने पर वो सारी दवाइयाँ खाकर ये मर गया। अब ये बेवड़ी शिखा यही समझने लगती है कि रामू को किसी ने मार दिया, मतलब ये हत्या है। नैशा समझाने लगती है कि मैडम ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। शिखा कहने लगती है ठीक है पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो। नैशा रिक्वेस्ट करने लगती है कि मैडम हम भी पोस्टमार्टम की जगह चलते हैं ना, थोड़ा प्री रिपोर्ट हासिल करने के लिए। इस तरह से नैशा, अरुण, शिखा मॉर्चरी रूम पर जाते हैं। पहली बार लाश को कटता हुआ देख अरुण बाहर जाकर वॉमिटिंग करने लगता है। वो डॉक्टर नैशा और शिखा से कहने लगती है कि इसके पेट में एक दवाई पाई गई जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई, मतलब नैशा का शक ही सही निकलता है। शिखा नैशा से कहने लगती है कि नैशा तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, मुझे एक और केस में तुम्हारी मदद चाहिए, मैं बाद में फोन करती हूँ तुम्हें। उसके बाद अरुण वॉमिटिंग करने की वजह से नैशा अरुण को अपने घर ले जाकर अच्छे से खाना खिलाने लगती है। दूसरे दिन वो शिखा नैशा को फोन करके अपने घर पर बुलाने लगती है कि नैशा मैंने तुमको एक केस के बारे में बताया था ना, उसके बारे में डिस्कस करना है, फटाफट से हमारे घर पर आ जाओ। सो नैशा और अरुण उस शिखा के घर पर जाने लगते हैं। शिखा कहने लगती है कि मेरे करियर में पहली बार मुझसे एक गलती हुई, केस नंबर 112 की रेटेड हार्ड डिस्क मेरे हाथों से मिस हो गई। नैशा पूछने लगती है कि मैडम एग्जैक्टली बताइए क्या हुआ था। शिखा कहने लगती है कि कल मैं और रविंद्रन हमारे घर में बैठकर इसी मर्डर केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी दरमियान में मेरा हायर ऑफिसर मुझे कॉल किया। मैंने ऑलरेडी अपने हायर ऑफिसर को केस नंबर 112 के बारे में बताया कि उसके सारे रिलेटेड सबूत और स्टेटमेंट्स एक हार्ड डिस्क में है। डॉक्टर के मर्डर केस के बारे में पूछने पर मैंने तुम्हारा नाम भी जिक्र किया कि नैशा हमारे इस केस में मदद कर रही है। उसके बाद मैंने अपने कांस्टेबल को हार्ड डिस्क देते हुए उसे घर भेज दिया। कांस्टेबल जाने के बाद मैंने खाना ऑर्डर किया था। डिलीवरी बॉय घर पर आकर खाना देकर गया। मेरे घर की काम वाली बाई उस खाने को रिसीव किया। उस वक्त वो डिलीवरी बॉय पानी पूछने पर काम वाली बाई उस बंदे को पानी ले जाकर देने लगती है। उसी टेबल पर वो काम वाली बाई उस हार्ड डिस्क को देखकर साइड में रख देती है। ये सब कुछ याद करके शिखा उस काम वाली बाई से उस हार्ड डिस्क के बारे में पूछने लगती है। वो काम वाली बाई कहने लगती है कि मैडम उस हार्ड डिस्क को मैंने साइड में रख दिया और वैसे भी वो हार्ड डिस्क क्या है मुझे नहीं पता, मैं उसका क्या करूँगी। मतलब वो कांस्टेबल उस हार्ड डिस्क को वहीं पर भूलकर चला गया। काम वाली बाई यही कहने लगती है कि घर में इतने सारे गहने हैं, चुराऊंगी तो मैं गहने चुराऊंगी, इस हार्ड डिस्क का मैं क्या करूं। अब शिखा यही सोचने लगती है क्या वो हार्ड डिस्क कहाँ पर गई। सब कुछ सुनने के बाद नैशा कहने लगती है कि मैडम आपने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं बताई, कुछ चीजें आप छुपा रहे हो। इस तरह से चुपचाप वहाँ से चली जाती है। खैर दूसरे दिन टीवी न्यूज चैनल्स में यही डॉक्टर संदीप की न्यूज चलती रहती है कि शहर में एक डॉक्टर की हत्या हो गई। पुलिस वाले अभी भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
इसी दरमियान में एक और डॉक्टर की भी मौत हो जाती है, डॉक्टर अशोक। सो पुलिस वाले उस अशोक के घर पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। शिखा उस घर में काम करने वाले बंदे से डॉक्टर अशोक के बारे में पूछने लगती है। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम सर इस घर में अकेले रहते हैं, इनकी वाइफ और इनका बेटा अमेरिका में रहते हैं, 1 साल में या 2 साल में एक बार इंडिया वापस आते जाते रहते हैं। शिखा कहने लगती है कि इसी मौके का फायदा उठाकर प्रॉपर्टी हड़पने के लिए तुमने ही डॉक्टर अशोक को मार दिया होगा। वो बंदा कहने लगता है कि मैडम काफी सालों से मैं डॉक्टर के पास काम करते आ रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा, माँ कसम मैंने नहीं मारा मैडम। शिखा कहने लगती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, सब कुछ पता लग जाएगा, शहर छोड़कर तुम कहीं पर भी मत जाना। उसके बाद नैशा दोबारा अपनी आंखें बंद करके इमेजिनेशन करने लगती है कि क्राइम स्पॉट पर हुआ क्या होगा। जब वो डॉक्टर अशोक खाना खा रहा था तो खाना खाते समय शायद इसको कुछ हो गया, उसी वक्त वो नीचे गिरकर इसकी मौत हो जाती है। बाद में वहाँ पर काम करने वाला बंदा पुलिस वालों को इन्फॉर्म करके यहाँ पर बुलाता है। शिखा और कांस्टेबल उस घर के अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगते हैं। अशोक के बेडरूम में कुछ कॉन्डम्स और कुछ सीडीज मिलते हैं। शिखा सोचने लगती है कि इसकी बीवी तो इंडिया में मौजूद नहीं, लगता है ये अशोक थोड़ा रंगीन किस्म का बंदा है। नैशा से कहने लगती है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे। अब नैशा ने जो इमेजिनेशन किया वही सारी बातें शिखा को भी बताने लगती है। उसके बाद नैशा वापस अपने घर पर आकर अपनी माँ के साथ खाना खाने लगती है। जब नैशा सो रही होती है तो एक मास्क वाला बंदा व्हीलचेयर में नैशा के पास आकर इसको ही देखते रहता है। तभी फटाक से इसकी नींद खुल जाती है। मतलब जब जब नैशा को ऐसे नाइटमेयर्स आते रहते हैं। खैर सुबह होने के बाद वो पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर निशा को फोन करके अपने पास बुलाने पर नैशा और अरुण उस डॉक्टर के पास जाने लगते हैं। डॉक्टर कहने लगती है कि कल जब हमको डॉक्टर अशोक की डेड बॉडी मिली तो मुझे शक होकर 6 घंटों के अंदर ही पोस्टमार्टम शुरू कर दिया। तभी मुझे एक शॉकिंग बात पता चली, अगर मैं कल पोस्टमार्टम करती तो शायद मुझे ये बात पता नहीं लगती। उस डॉक्टर की बॉडी में एक दवाई पाई गई। 6 घंटों के बाद वो मेडिसिन डिसॉल्व हो जाती है बॉडी में, लेकिन अर्ली पोस्टमार्टम करने की वजह से वो दवाई अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई थी। शायद इसने भी आत्महत्या कर लिया वो दवाई लेकर। नैशा सोचने लगती है कि अब तक जो 3 बंदे मारे गए उनकी बॉडी में, उनके घर में एक ही दवाई पाई गई। शायद हत्यारा उस मेडिसिन के जरिए से हत्या करके आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रहा है। नैशा यही बात शिखा को फोन करके बताने लगती है और ये भी कहने लगती है कि मैडम हम लोग इस केस में कोई चीज को मिस कर रहे हैं, आप एक बार दोबारा फाइल्स को रेफर करिए। सो शिखा उसी तरह से सारे स्टेटमेंट्स और सारे फाइल्स को अच्छे से रेफर करने लगती है, लेकिन इसको कुछ भी क्लू ही नहीं मिलता। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ नैशा भी इन केसेस में क्लूज को ढूंढने की कोशिश करती रहती है। तभी नैशा को एक दवाई की फोटो नजर आती है। जब अरुण ने संदीप के घर पर जाकर सेल्फी लिया था तो इस दवाई के साथ भी सेल्फी लिया था। नैशा इस दवाई पर शक होकर ये पता करने की कोशिश करने लगती है कि ये दवाई कहाँ से खरीदी। इसी दरमियान में एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर प्रमोद नाम के एक बंदे के बारे में पता चलता है। नैशा शिखा को इसी के बारे में बताने पर पुलिस वाले उस प्रमोद का एड्रेस पता करके उसके घर के पास जाने लगते हैं। पता चलता है कि प्रमोद फिलहाल अपने घर पर मौजूद नहीं। उसी वक्त जब प्रमोद अपने घर वापस आ रहा होता है तो पुलिस वालों को देखकर वो भागने लगता है। पुलिस वाले और उसी तरह से नैशा उस प्रमोद का पीछा करने लगते हैं। बहुत ही लंबी चेजिंग होने के बाद इत्तेफाक से प्रमोद टेरेस के ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है। पुलिस की इंक्वायरी में ये बात पता चलती है कि इस फार्मास्यूटिकल वाले प्रमोद और उन डॉक्टर के बीच कुछ अनबन हुई, जिसकी वजह से दवाई की मदद से उन दोनों को मार दिया। शिखा नैशा को समझाने लगती है कि किलर मरने की वजह से तुम अपसेट मत हो, और वैसे भी अगर वो पकड़ा जाएगा तो कोर्ट में इसको मौत की सजा मिलेगी ही मिलेगी। भगवान ने इसको अभी से सजा दे दिया। केसेस को डील करते समय अक्सर ऐसे होते रहते हैं। नैशा कहने लगती है कि मैडम कानून इसलिए क्रिमिनल को पकड़ता है ताकि दूसरे लोग क्राइम करने से डरें। जिस क्रिमिनल को सजा मिली उसका एग्जाम्पल लें, लेकिन लोग ऐसे ही मरते चले गए तो क्या फायदा। उसके बाद नैशा वापस अपने घर पर आकर चैन की सांस लेती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कुछ सालों पहले नैशा बहुत ही खुश होकर अपनी माँ के पास आकर ये खुशखबरी सुनाने लगती है कि इसको स्कॉलरशिप मिली है। मतलब नैशा फॉरेंसिक की पढ़ाई करने के लिए अप्लाई किया होता है, इसके लिए इसकी स्कॉलरशिप अप्रूव हो चुकी होती है। 3 साल की पढ़ाई करनी होगी इसको, और वो भी दूसरे स्टेट पर जाकर। ये सुनने के बाद नैशा की माँ बहुत खुश होने लगती है। चलो पुलिस नहीं लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में तो रहोगी। उसके कुछ दिनों के बाद नैशा अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है दूसरे स्टेट पर जाने के लिए अपनी पढ़ाई के लिए, और अपने भाई विनोद के पास आकर कहने लगती है कि अब तुमको ही माँ का ख्याल रखना होगा। एक्चुअली विनोद व्हीलचेयर पर होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, बेचारा चल नहीं पाता।
इस तरह से नैशा अपनी पढ़ाई के लिए दूसरे स्टेट पर चली जाती है। इसके कुछ दिनों के बाद विनोद की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। जब कभी भी नैशा अपनी माँ को फोन करती, इसकी माँ विनोद के बारे में नैशा को नहीं बताती। शायद ये भी अपसेट हो जाए, वापस अपने घर पर आ जाए, घर के हालात नहीं बताती। दूसरे दिन रमा अपने बगल वाले एक ऑटो वाले बंदे की मदद से अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है। वो डॉक्टर और कोई नहीं, डॉक्टर संदीप होता है। विनोद का चेकअप करके कुछ रिपोर्ट्स वगैरह करवाने के लिए कहता है। दूसरे दिन रमा विनोद के सारे रिपोर्ट्स लेकर दोबारा उसी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहने लगता है कि मैंने आपके बेटे के सारे रिपोर्ट्स देखा, आपके बेटे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस तरह से उस डिसीज का कुछ नाम भी बोलने लगता है। इस बीमारी की वजह से बॉडी में का इम्यून सिस्टम बहुत ही खराब हो जाता है। फटाफट से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा, वरना बॉडी में के सारे ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। कीमोथेरेपी से ही इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो जल्दी आपका बेटा ठीक हो सकता है। हर हफ्ते आपके बेटे का ट्रीटमेंट करवाना होगा। काफी सारे लोग ट्रीटमेंट के जरिए से ठीक हो चुके हैं। रमा पूछने लगती है कि डॉक्टर ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा। डॉक्टर कहने लगता है कि हर एक सेशन में 16,000 तो खर्चा आएगा। रमा बेचारी बहुत सोचने लगती है कि इतने सारे पैसे मैं कैसे जमा करूंगी। रमा के पास जो सेविंग्स वगैरह होते हैं वो सब कुछ जमा करके पहला दूसरा सेशन का खर्चा उठाने लगती है। अब इसी दरमियान में डॉक्टर संदीप डॉक्टर अशोक के पास भेजने लगता है। मतलब डॉक्टर अशोक ही विनोद का ट्रीटमेंट करते रहता है। कुछ दिनों के बाद रमा अपने घर के सारे सामान भी बेचने लगती है। अब इसके पास कुछ भी पैसे ना होने की वजह से रमा डॉक्टर अशोक के पास आकर रिक्वेस्ट करने लगती है कि सर हम बहुत ही गरीब है, मैं अपने बेटे का ट्रीटमेंट नहीं करवा सकती, प्लीज आप ही हमारी मदद करिए। तो वो डॉक्टर अशोक फार्मास्यूटिकल वाले बंदे प्रमोद के पास भेजता है कुछ दवाई वगैरह के बारे में बात करने के लिए। जब प्रमोद के पास बैठी होती है, थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो जाती है। जब रमा होश में आती है तो इसके पास वो डॉक्टर संदीप, अशोक, प्रमोद होते हैं। मतलब इन तीनों ने रमा का RIP कर दिया। कहने लगते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तुम्हारे पास पैसे नहीं लेकिन हमको देने के लिए तुम्हारा शरीर तो है ना। अब तुम्हारे बेटे का ट्रीटमेंट चलता रहेगा और तुम हमें खुश करती रहो। अपनी हालत जानकर रमा बहुत दुखी होकर अपने घर वापस आती है। शॉकिंगली दूसरे ही दिन विनोद की मौत हो जाती है। रमा यही बात नैशा को फोन करके बताने पर नैशा भी बहुत दुखी होती है। उसी वक्त नैशा और उसका फ्रेंड अरुण वापस अपने शहर पर आते हैं। तब तक इनकी पढ़ाई खत्म हो जाती है। ये सब कुछ होने के बाद नैशा अपने भाई की स्केच किताब को लेकर बस ऐसे ही देखती रहती है, अपनी भाई को याद करते हुए। अपनी स्केच किताब में सब कुछ ड्रॉ कर चुका होता है इसका भाई कि किस तरह से वो तीनों इनकी माँ का इस्तेमाल किया। नैशा ठान लेती है कि उन तीनों से बदला लेगी। इस तरह से नैशा और अरुण पक्का प्लानिंग करके पहले डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अशोक और वहाँ के वार्ड बॉय रामू को मार देते हैं। और इसी तरह वो सारा इल्जाम उस प्रमोद पर डाल देते हैं कि इसी प्रमोद ने उन तीनों को मार दिया। और एक्चुअली उस दिन टेरेस के ऊपर ये प्रमोद गिरा नहीं होता, नैशा खुद इसको गिराकर मार देती है। इस तरह से अपनी फैमिली का बदला लेकर नैशा शांत होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।